हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की अपडेट और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है। मकसद ये है कि आप गहराई से आपके पास इंफॉर्मेशन भी पहुंचे और एनालिसिस भी पहुंचे। जो कुछ आपको नहीं बताया जा रहा वो हम इस चैनल के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। आज हमारे खास मेहमान हैं, बहुत ही जाने-माने साइंसदां, उर्दू शायर, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर गौहर रज़ा साहब। गौहर रज़ा की शख्सियत को कुछ और ज़्यादा बताना शायद मैं समझता हूँ चिराग को रोशनी दिखाने की बात होगी, लेकिन हल्का-सा मैं याद दिला दूँ कि आपकी बहुत ही जानी-मानी जंग-ए-आज़ादी के नाम से एक फ़िल्म डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म जो पहली जंग आज़ादी से मुताल्लिक थी, दूसरे इनकलाब शहीद भगत सिंह के सिलसिले में। उसके अलावा 2002 के गुजरात दंगे जिसे कहा जाता है, जो मुसलमानों के खिलाफ एक कई महीने तक चलने वाला कत्लेआम तकरीबन कहा था। 2000 लोग उसमें मारे गए थे। इसके अलावा हाल ही में उनकी एक किताब है जिसके बारे में आप खुद बताएंगे, मिथकों से विज्ञान तक। उसका कुछ हिस्सा आपके सामने जरूर वो बताएंगे। और अभी जो 2024 के इलेक्शन हुए और बहुत से कामों के अलावा एक दादी और पोती के बीच में लिखे गए खत सामने आए थे, जो वीडियो के जरिए भी सामने आए थे और कुछ पैम्फलेट्स के जरिए भी कुछ लोगों तक पहुंचे थे। बहुत ही मार्मिक जिसे कहा जाए, सेंसिबल किस्म की बातें उसमें थी और वो हकीकत बताई गई थी जिसमें मुल्क के हालात का एक तरह से वो आईना था। गौहर रज़ा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि जंग 12वें महीने में चल रही है। इजराइल के अंदर हालत यह है कि अब वो डिफेंस मिनिस्टर के बीच में, प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में लड़ाई झगड़ा तो बहुत तरीके से सामने आ चुका था। अब उन्हें हटाने की तैयारी है। बहुत लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं। लेबनान के थिएटर को इजराइल खोलना चाहता है, वहां बड़ी जंग करना चाहता है, लेकिन जो जवाबी कार्रवाइयां हो रही हैं उससे भी हैरत ज़दा है पूरी दुनिया। हूथियों की तरफ से ऐसी मिसाइल जैसे हाइपरसोनिक कहा जाता है, आप तो साइंसदान हैं, आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, उस मिसाइल का इस्तेमाल और तेल अवीव तक पहुंच जाना जो इंसानी पहलू है। इसमें तकरीबन एक आंकड़े के मुताबिक तकरीबन 2 लाख लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन वहां के लोगों का जज्बा लड़ने का आखिरी आखिरी शख्स तक वो जज्बा कहीं कमजोर होता नजर नहीं आता। आप शायर भी हैं, साइंसदान भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं काज़मी साहब, सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जंग की कोई भी शक्ल हो, कहीं भी लड़ी जाए, वो इंसानियत के खिलाफ होती है। अगर मैं याद करूं तो सबसे पहली किताब जिसको हिस्ट्रीज कहते हैं, हेरोडोटस की लिखी हुई, उसके बिल्कुल शुरुआती पेजेस में ये है कि एक राजा जब जंग हार गया तो उससे दूसरे राजा ने पूछा कि तुम जंग के खिलाफ हो या साथ हो। तो जो राजा कैद था उसने कहा कि कोई भी जंग के फेवर में नहीं हो सकता, क्योंकि जंग में बाप बेटों की लाशें कंधों पर उठाते हैं और अमन में बेटे बाप की लाशें पहुंचाते हैं कब्रिस्तान तक। तो जंग के खिलाफ ही होना पड़ेगा इंसान को, जंग के मुआफ़क़त में कोई नहीं हो सकता। यानी इंसानी जज्बा उस जमाने से, जब ये पहली किताब लिखी गई हिस्ट्रीज, आज तक जंगों के खिलाफ रहा है। मैं अपनी किताब में जो शुरुआती हिस्सा है उसमें एक नज्म से ये साबित करने की कोशिश करता हूं कि साइंस की कहानी ये हमें बताती है कि ये पूरी कायनात 14 बिलियन ईयर्स में बनी है, लेकिन साइंस की कहानी
आपको ये जवाब नहीं दे सकती कि आप इस ज़मीन पर क्यों हैं। इसलिए हैं कि आप अपने को मुल्कों में बाँट लें, इसलिए हैं कि ज़ातों में बाँट लें, ज़बानों को से के साथ नफ़रत करें, एक-दूसरे से नफ़रत करें और जंगों में एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाएँ, कत्लगाहें सजाएँ इस ज़मीन के ऊपर, इस ज़मीन के अलग-अलग हिस्से को ज़ख्म लगाएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि पहली बात ये है कि जंग के खिलाफ होना चाहिए, जिसको बहुत ही खूबसूरती के साथ साहिर लुधियानवी कहते हैं कि टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जब इंसान के सामने खुली हुई किताब मौजूद है कि जंग सिर्फ नुकसान पहुंचाती है, कोई फायदा नहीं करती, तो फिर ये जंगें कैसे चलती रहीं और क्यों इतनी लंबी इनकी तारीख है। मैं ये मानता हूं कि इस नए दौर में काज़मी साहब, खास तौर से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक बड़ा कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ जिसको हम आर्म्स इंडस्ट्री कहते हैं, जिसका सब लगभग 60% मार्केट शेयर या उससे थोड़ा ज्यादा अमेरिका के हाथों में है। क्या वजह थी कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए गए? क्या वजह थी कि नैपाम बम का इस्तेमाल किया गया वियतनाम की वॉर में? क्या वजह थी कि न्यूट्रॉन बॉम्ब बनाए गए और उसके इस्तेमाल करने की धमकी दी गई? मैं ये समझता हूं कि इस दौर में, यानी वर्ल्ड वॉर टू के बाद से आज तक, जब भी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, खास तौर से वो टेक्नोलॉजीज जो खून खराबे की हैं, जिनसे कुछ पैदा नहीं होता, जिनसे इंसानियत की के फलाह के लिए वो इस्तेमाल नहीं हो सकती, यानी एक बंदूक बनाएं या एक एटम बम बनाएं, उसका काम खत्म करना है, मारना है, जिंदगी के खिलाफ, वो कुछ पैदा नहीं करता। तो आपको लगातार नए से नए बम और असलहा बनाना होता है। ये रेस जो है, ये ना रुकने वाली रेस की तरह से है। तो इसमें टेस्ट करना बहुत जरूरी है। अब वो टेस्ट कहाँ किए जाएं? यानी मैंने एक मिसाइल बना लिया जो और देशों के मुकाबले में कहीं ज्यादा खतरनाक है, या एक बम बना लिया तो दूसरे मुल्कों के मुकाबले में कहीं ज्यादा वो खतरनाक है, और मुझे ये मालूम है कि कल दूसरे मुल्क वो बम बना लेंगे, तो फिर मुझे जल्दी से जल्दी उसे टेस्ट करना पड़ेगा। यानी उसकी एफिकेसी क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो मार सही करता है या नहीं, या रडार सिस्टम बनाया मैंने जो बमों को रोक सके और मैं पहचान सकूं, तो मुझे दूसरे मुल्कों से बेहतर जल्दी से जल्दी उसे इस्तेमाल करके ये देखना होगा कि वो टेस्ट किया जा सकता है या नहीं। मैं साइंटिस्ट की हैसियत से ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस जमीन के ऊपर ये जंगें असल में पैदा की जाती हैं इस कॉम्प्लेक्स में जिसकी हम बात कर रहे हैं, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, जिसका सरगना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रहा है। और इसीलिए हमें दिखाई देता है कि हर 5-10 साल के ऊपर नई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने के लिए दुनिया के किसी न किसी हिस्से में एक जंग का आगाज किया जाता है। इजराइल जहां तक ताल्लुक है, जब से पैदा हुआ है, और वो पैदा ही इसलिए किया गया था कि अरब वर्ल्ड में दो मकसद वो पूरे करता है। एक तरफ वो ये मकसद पूरा करता है कि तेल के ऊपर कब्जे को कायम रखा जाए, यानी धमकियों में उन मुल्कों को रखा जाए जहां तेल है। ये जंग इस्लाम और मजहब
की जंग नहीं है, ये जंग असल में तेल पर कब्जे की जंग रही है लगातार, जो चली आ रही। दूसरा मकसद जो इजराइल पूरा कर रहा है वो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का है। कुछ जमाने बाद इजराइल किसी ना किसी बहाने से जंग की शुरुआत कर देता है। अगर आप हिस्ट्री देखें तो हर 10-15 साल के ऊपर एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ इजराइल को धक्का दिया जाता है। मैं ये भी मानता हूं कि इजराइल असल में अमेरिका है, वरना वो एक दिन भी वहां जिंदा नहीं रह सकता। मुल्क की तरह से जिंदा रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता अगर वो अमेरिका का एक हिस्सा ना हो। यानी ये जंग शुरुआत और इसका इख्तिताम जो आज दिखाई नहीं दे रहा है आसानी से, उसे हम देखें तो वो अमेरिका का फैसला होगा। अमेरिका जिस दिन फैसला करेगा कि इस जंग को बंद करना है, उस दिन वो बंद कर देगा। जिस दिन चाहेगा वो इस जंग को शुरुआत इसकी कर देगा। ये जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, 20% लगभग साइंटिस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का हिस्सा रहे हैं, यानी वो टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजीज इंसान को और इंसानियत को और इस जमीन पर जिंदगी को खत्म करने की तरफ एक के बाद एक कदम आगे बढ़ा रही हैं। अभी हमें देखने को मिला कि यमन की तरफ से जो मिसाइल छोड़ा गया था, जो सुपरसोनिक मिसाइल था, वो इसके बावजूद कि उनके चारों तरफ इजराइल के चारों तरफ ऐसे रडार और पूरा सर्वेलियंस सिस्टम लगा हुआ है जो फौरन मिसाइल्स को डिटेक्ट कर ले और उनके के ऊपर हमला करके उन्हें पहले ही खत्म कर दे। इन सब से बचता हुआ वो मिसाइल पहुंच गया इजराइल में तल अवीव तक। तो अब ये टेस्ट बहुत जरूरी है अमेरिकन टेक्नोलॉजी के लिए। मैं एग्जाम्पल की तरह से ले रहा हूं, यानी कहां फेलियर हुआ उस सिस्टम का जो अमेरिका ने इजराइल को दिया है और बनाया है, और क्या उसमें कमियां रह गई, ये उनके लिए जरूरी है। इस जंग को शुरू करना एक मकसद है, इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना, यानी इंसानों को गिनी पिग की तरह से इस्तेमाल करना एक्सपेरिमेंट के लिए। और जैसा आपने कहा शुरुआत में कि लगभग 2 लाख 1,80,000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया गया है, तो इसका मकसद क्या था? इसका मकसद असल में यह है कि अमेरिका की बनाई हुई टेक्नोलॉजी जिसमें इजराइल शामिल है, उनको टेस्ट करने के लिए आपने 1,80,000 फिलिस्तीनियों को उनका कत्लेआम कर दिया, जिसमें एक बड़ी तादाद यानी मेजॉरिटी अगर हम देखें, अक्सरियत उसमें औरतों और बच्चों की है। तो ये जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है दुनिया का, इसके सामने जिंदगी की कोई वक़्त नहीं। ये जिंदगी की वक़्त कब दिखाना शुरू करते हैं? ये पूरा मीडिया जो आप भी कई बार कह चुके हैं और बाकी लोग भी लगातार कह रहे हैं कि कंट्रोल्ड मीडिया तब शोर मचाना शुरू करता है जब 6, 7, 5, 8, 10, 100 इजरायलियों के ऊपर खतरा मंडराने लगता है। यानी इजरायलियों की जान की कीमत है और फिलिस्तीनियों की जान की कीमत नहीं। अमेरिकन जान की कीमत है, लेकिन किसी और मुल्क के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं। लेकिन क्या इनके लिए सही में अमेरिकन की जान की कीमत है? मीडिया जो कह रहा है उसे छोड़ दीजिए। जो शोर मचता है कि 5 इजरायली मारे गए, 10 इजरायली मारे गए, वो शोर मचता है, वो बिल्कुल अलग बात है। क्या जान की कीमत है? मैं समझता हूं कि जब ये नेतन्याहू ने अपने यहां क्रैकडाउन किया है, हजारों इजरायली सड़कों पे उतरे हैं उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ, और जिस बर्बरता से वो अपने लोगों को ट्रीट करते रहे और मारते रहे, तो उससे साफ जाहिर होता है कि अपने लोगों की भी जान की कीमत है नहीं कोई।
मेरे ख्याल में ये जो 5-6 लोग मारे गए हैं, जिनके इल्ज़ाम ये था कि वो हमास के लोग उनको यरगमाली की तरह से उठा करके ले गए हैं, वो मालूम होगा इन्हें। ये मारने को तैयार थे, ये टेस्ट करने को तैयार थे कि हम सही जगह, सही स्पॉट के ऊपर क्या मिसाइल दाग सकते हैं या नहीं। ये पूरा टेस्ट है अमेरिकन्स के लिए, जो थिएटर में बैठे हुए एक बच्चे की तरह से, जैसे वो वीडियो गेम देखता है, वो गेम देख रहा है। तो अमेरिका में बैठे हुए लोगों के लिए या वहाँ के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के लिए ये एक वीडियो गेम की तरह से है, जिसमें बच्चे जो हैं वो कत्लेआम कर रहे हैं। उनके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए दोनों में से किसी की जान की कीमत नहीं है। यानी इज़राइल की जनता के लिए जान की भी कीमत नहीं है, और ज़ाहिर है कि फ़िलिस्तीनियों की जान की तो कोई कीमत है ही नहीं। इज़राइल में वो इसलिए नहीं चाहते लोगों को का कत्लेआम कि ये उनकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता। कल को करेगा तो वो इज़राइल की में भी कत्लेआम मचाएँगे। कल को करेगा तो जिस तरह से हमें अभी डेमोक्रेसी का कत्लेआम खुद अमेरिका के अंदर दिखाई दिया है, जहाँ यूनिवर्सिटीज़ में डेमोंस्ट्रेशंस हुए, वो अपने को बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वगैरह-वगैरह, और हम उसके लीडर हैं, दुनिया भर में ये मानते थे। अभी उनका चोला उतर गया। जिस तरह से उन्होंने क्रैकडाउन किया है अपनी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के ऊपर, और जिस तरह के एक्शंस लिए गए, उससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो जूते की नोक पे रखते हैं डेमोक्रेसी को। उसी तरह से वो इंसानी जान को जूते की नोक पे रखते हैं। ये बिल्कुल बेकार की बात है कि उनको फ़िलिस्तीनी जान की ज़्यादा फ़िक्र है, और अ, आज है इसलिए कि वो सूट करती है उनकी उनकी पॉलिटिक्स को। और ज़ाहिर है कि अगर इंसानी जान की उनको कोई कीमत लगता कि है असलहे के मुकाबले में, तो वो इतना बड़ा कत्लेआम नहीं होने देते इस दुनिया में। जितना बड़ा कत्लेआम, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज जब इस सबसे ज़्यादा बम यूज़ किए गए, जितने सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ किए गए थे, उससे कहीं ज़्यादा अब तक यूज़ किए जा चुके हैं। हर इंडिविजुअल के कंधों के ऊपर हज़ारों टन बॉम्ब का बोझ इस वक़्त मौजूद है। फ़िलिस्तीन के अंदर कारपेट बॉम्बिंग की गई है। तो जैसा मैं कह रहा था कि मकसद असल में इस मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को टेस्ट करना है वीडियो गेम की तरह से। उस तरह से कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को एक बच्चे की तरह से टेस्ट कर सकें कि उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। वो किस तरह से हमले को रोक सकता है, एक मकसद ये, और दूसरा मकसद कितना घातक हमला कर सकता है, कितना एफ़िशिएंटली, कितना जल्दी हमला किया जा सकता है। ये वो यहाँ पर टेस्ट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और बड़ा साफ़ है ये मामला कि ये एक टेस्ट जारी है, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बाद से लगातार ये टेस्ट वो करते रहते हैं, और ये उनकी ज़रूरत है, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत है। जिसका मतलब ये है कि हमें मिल करके, इंसानियत को मिल करके जंग के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। मैं एक और बात काज़मी साहब आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, व्यूअर्स तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ज़रा सोचिए, हमारे मुल्क के अंदर भी अगर कोई लकड़ी जला करके सर्दी में शुरुआत करता है अपने हाथ तापने की, तो वो लॉ के खिलाफ, वो कानून के खिलाफ है। दिल्ली के अंदर पटाखे, यानी दिवाली में भी पटाखे छुड़ाना लॉ के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। दुनिया भर पे ये एक बहुत बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है कि वो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें, जहाज़ों से सफ़र लोग कम करें। लेकिन कोई एक अच्छी किताब, कोई एक अच्छा आर्टिकल, मैं दावा करता हूं कि आपने नहीं पढ़ा होगा और आपके व्यूअर्स ने नहीं पढ़ा होगा, जो ये
असेसमेंट दे रहा हो कि ये जो जंग जारी है या इससे पहले जो जंग जारी थी या जो लड़ी गई अरब वर्ल्ड में, उनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई तो कोई नहीं कवर करता उस चीज को। एनवायरनमेंट की दुहाई देने वाले वो साइंटिस्ट जो आज दुनिया में लगातार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और कभी दोहा में करते हैं और कभी लैटिन अमेरिका में करते हैं, और सारे मुल्क उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और खूब सीना कूदते हैं, उनमें से एक का भी स्टेटमेंट ये नहीं आ रहा कि जंग बंद करो, ये अगली नस्लों के लिए, ये इस धरती के एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है। उसमें एक रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया है आज तक, जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इंटरनेशनल जंग के खिलाफ। आज इंसानियत को अगर अपनी अगली नस्लों को बचाना है तो जंग के खिलाफ उठना पड़ेगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बड़ा बम, यहां तो सैकड़ों हजारों की तादाद में बम गिराए गए हैं, एक बड़ा बम उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जितना साल, 2 साल, 10 साल में एक फैक्ट्री पहुंचाएगी। एक बड़े बम की बात कर रहा हूं मैं। यहां हजारों बम गिराए गए हैं और पूरी इंसानियत खामोश बैठी हुई। उसकी वजह यह है कि ये मिलिट्री कॉम्प्लेक्स इतना स्ट्रांग है, इतना इसका कब्जा है मीडिया के ऊपर, कि मीडिया हो या साइंटिफिक कम्युनिटी हो, दम बखुद बैठी हुई। मैंने शुरुआत की थी हेरोडोटस की किताब से, मैंने शुरुआत की थी अपनी किताब से कि जिसमें मैंने ये कहा है कि ये 4.14 बिलियन ईयर्स पुराना जो सफर है इस कायनात का, क्या वो जारी रख पाएंगे हम? कम से कम जमीन का सफर जारी रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, इसके ऊपर आज बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ये फैसला हमें इंसानियत को लेना होगा, जिसके बारे में हेरोडोटस से लेकर के आज तक हम बात लगातार करते रहे हैं, चाहे वो पगवाश कॉन्फ्रेंस हो जिसने एक बड़ा रोल अदा किया था एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट खड़ा करने में, वहां से लेकर के आज तक इंसानियत का एक बड़ा हिस्सा जंग के खिलाफ हमेशा रहा। आज फिर जरूरत है इस खूनी जंग को, ये जो पोग्राम चल रहा है, ये जो कत्लेआम चल रहा है फिलिस्तीन की जमीन पर, इसको इंसानियत की नजर से, एक हमदर्द की नजर से, अगली नस्लों की बहबूदी की नजर से देखने के बाद एक बड़ा मूवमेंट खड़े करने की जरूरत है, जो इस दुनिया के ऊपर कहीं भी किसी भी हिस्से में जंग के खिलाफ हो। अच्छा, गौहर रजा साहब, एक बात बताइए कि आम लोग जो उसी मीडिया का एक तरह से हर दिन उनका सामना है, जो मिलिट्री ने या पूंजीवाद ने या कैपिटलिज्म ने, इंपीरियलिज्म ने जिस पर कब्जा किया हुआ है, लोगों के अंदर जाहिर है वो खामोशी जो है, वो जब वो मीडिया कहीं कोई सवाल ही नहीं उठाता तो आम लोग भी उस तरफ या तो मुतवज्जे नहीं होते या उनकी बात लोगों तक नहीं पहुंच पाती। ऐसी हालत में वो कौन सा तरीका अपनाया जाए कि लोगों में बेदारी हो और कोई दबाव डाल सके अपनी सरकारों पर, क्योंकि सरकारों ने, हमारा भारत की तरफ से भी हथियार जाने की बातें हो रही हैं, शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर हम भी हथियार भेज रहे हैं इजराइल को, और उस कत्लेआम में हमारे भी कहीं ना कहीं हाथ जो है वो शामिल हैं। बाकायदा द वायर ने कई स्टोरीज की थी, स्पेन के किनारे पर एक जहाज को रोका गया था। अडानी की कुछ कंपनियां हैं जो इजराइल के साथ मिलकर के यहाँ हैदराबाद, बेंगलोर में हथियार बनाती हैं और वहां भेजती हैं। तो आखिर सरकारों पर दबाव बनाने का तरीका कौन सा बाकी रह जाता? हमारे पास और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि हम सड़कों पर उतरें। जो दुनिया में हमें ये दिखाई दे रहा है कि ज्यादातर मुल्क इस
जंग के खिलाफ। ये तो बड़ी साफ बात है कि 4-5 मुल्क जो शुरुआत में भी साथ थे, उनकी भी आवाजें धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही हैं, सिवाय अमेरिकन जो जो गवर्नमेंट है वहां की, वो पूरी तरह से आज भी साथ खड़ी है। इसके बावजूद कि वहां भी हमें दिखाई देता है कि आपस के झगड़े हैं। आपने शुरू में कहा था कि खुद इजराइल के अंदर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसके अंदर झगड़े पैदा हो गए हैं। इजराइल में बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं इसको लेकर के। हमारे पास इसके अलावा और कोई तरीका बाकी नहीं है कि लगातार जंग के खिलाफ आवाज उठाते रहें। मैं इसलिए भी एनवायरनमेंट वाले मसले को उठा रहा हूं काज़मी साहब कि और कोई नहीं उठा रहा, दुनिया में कोई नहीं उठा रहा, मुझे नहीं दिखाई देता। लेकिन वो एक मसला ऐसा है जिस डायमेंशन को हमें उठा करके साइंटिफिक कम्युनिटी और आम इंसान को बेदार करना चाहिए कि ये जंग सिर्फ आज की जंग नहीं है। अगर किसी हिस्से में, और खास तौर से इजराइल जहां पर कब्जा कर रहा है और पूरा अरब वर्ल्ड है, जहां से इंसानियत की सभ्यता की शुरुआत होती है, जिस इलाके से, वहां पर अगर जंग हो रही है तो ये अगली नस्लें इसका भुगतान करती रहेंगी। हमें ये बेदारी लाने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात और काज़मी साहब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि देखिए, हमास हो या हुती हो या अरब के ज्यादातर कंट्रीज हों, यहां असलहा पैदा करने की फैक्ट्रीज नहीं है। ज्यादातर मुल्कों के पास तो हैं ही नहीं। यानी अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पूरा देखें तो वहां असलहा पैदा करने की आर्मामेंट इंडस्ट्री नहीं है, कैपेबिलिटी ही नहीं है इन मुल्कों के पास। और जो ऑर्गेनाइजेशन आज मिसाइल चला रही हैं, अभी सुपरसोनिक मिसाइल की बात हुई, उनके पास खुद डेवलप करने की कैपेबिलिटी नहीं, तो उनके पास कहीं ना कहीं से ये पहुंच रहा है असला। जो हमास है उसके पास कहीं ना कहीं से असला पहुंच रहा है। तो सवाल सामने है हमारे, शायद आखिरकार जो कठपुतलियों की डोर है वो किसी एक हाथ में ही है। यानी तालिबान के पास कोई फैक्ट्री नहीं है असलहा पैदा करने की, फिर भी उनके हाथ में असलहा है। क्यों, कहां से आता है ये असलहा? ये सारे सवाल हमको उठाने पड़ेंगे। और एक आम आदमी जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमें, हमारी और खास तौर से साइंटिफिक कम्युनिटी की, सोशल साइंटिस्ट की, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लगातार ये सवाल, जो डीपर सवाल हैं, जो आंखों के सामने हैं लेकिन छुप जाते हैं, उन्हें उठाने की कोशिश करते रहना चाहिए। ये बहुत ही अहम है। ये जो आपने कठपुतलियों की डोर एक ही हाथ में जो बात कही, वो मुझे असल में जो तजर्बा उस इलाके का और मुख्तलिफ मुल्कों में जो चीज़ें हैं, मुझसे जाहिर है आपके तजर्बे बहुत ज़्यादा हैं। ना मालूम क्यों मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ईरान के इनकलाब के बाद में जो उस पर पाबंदियां लगी और उसने तमाम मुश्किलात के बावजूद उसने अपने यहाँ एजुकेशन पर काम किया, साइंस पर काम किया, हथियार बनाने का काम किया, और ये एक परसेप्शन नॉर्मल है कि ईरान इन सारे रेजिस्टेंस फोर्सेस को हथियार पहुंचा रहा है या टेक्नोलॉजी पहुंचा रहा है। इस तरह की भी रिपोर्टें आई हैं कि हमास के लोग गाजा में जो स्ट्रीट लाइट के पोल्स होते हैं उन तक को भी रिसाइकल करके वो मिसाइल या इस किस्म के हथियार बना रहा है। तो या 1967 की अरब इजराइल जंग के बारे में जो बात कही जाती है, जो 6 डे वॉर के नाम पर मशहूर हुई, 3 दिन जंग हुई, 3 दिन और कब्जे बढ़ाने में लगे, वो कहते हैं 6 दिन की भी जंग नहीं थी। उसमें ऐसा लगा कि जितना समझ में आता है कि शायद वो फिक्स मैच था कि क्या इजराइल को लेजिटिमेट करने का एक अरब मुल्कों का तरीका था। और अब क्या इस पूरे इलाके में जो कुछ हो रहा है, जिसको अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इजराइल कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मुझे ऐसा लगता है कि
एक ज़माना था कि एक था डायरेक्टर फ़िल्म का जो अलग-अलग रोल देता था। लेकिन अब शायद डायरेक्टर 2 हो गए, इसलिए वो सँभल नहीं रहा है। एक ईरान में है, एक वाशिंगटन में। शायद मेरा परसेप्शन ठीक ना हो, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि वो कठपुतली की डोरी एक हाथ में। आप गलत समझे, इसीलिए मेरा ख्याल ये है कि हमें ज़्यादा गहराई से चीज़ों को देखना चाहिए। हाँ, हाँ। मैं जो बात कह रहा हूँ, वो ये कह रहा हूँ कि 60% जो मार्केट कंट्रोल करता है या इससे ज़्यादा कंट्रोल करता है, वो ऐसे हालात पैदा कर रहा है दुनिया के अंदर कि हमास हो या ईरान हो या हूती हो या हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो या चीन हो, उनको असलहा बनाना ज़रूरी हो जाता है। अब आप निहत्थे हमास के ऊपर या निहत्थे फिलिस्तीनी के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो उसे तो जवाब देना पड़ जाएगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कठपुतली की जिस डोर की मैं बात कर रहा हूँ, वो है तो अमेरिका के हाथ में ही। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं किसी भी मुल्क के किसी भी दबे कुचले अवाम के साथ खड़ा हूँ। सही, सही। मैं फिलिस्तीनी अवाम के साथ, उस बच्चे के साथ जिसका इन्होंने कत्ल किया है कल, परसों या इस पूरे साल में, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। उस औरत के साथ खड़ा हूँ जिसे इन्होंने बेघर कर दिया या खत्म कर दिया। लेकिन ये कठपुतली जो है, उसकी डोर तो वही है। जी, जी, जी। अगर रीज़न वही बना हुआ, रीज़न वही बना हुआ। अमेरिका और सारे मुल्क ये डिसाइड करें कि हमें असलहा नहीं बनाना, हम जंग नहीं होने देंगे, तो फिर क्या ईरान को जरूरत पड़ती? जी, 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 जी। तो फिर क्या हिंदुस्तान को जरूरत पड़ती या पाकिस्तान जैसे मुल्क को जरूरत पड़ती? असलहे की जरूरत खत्म करना जरूरी है, और वो जरूरत पैदा हो रही है अमेरिका से। उसका यानी हथियारों की दौड़ दुनिया भर में जो बढ़ी है या बनी है, जो बढ़ती है, जो चलती है हथियारों की दौड़, वो उस अमेरिका के उस मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की वजह से पूरी दुनिया में ये और तरक्कियां रुक जाती हैं, लोगों के हाथ से रोटियां छिन जाती हैं। ये जो भुखमरी है, वो जाहिर है हथियारों में पैसा जाता है। हुकूमतें कमीशन भी खाती हैं, हथियार भी खरीदती हैं और फिर उन्हें जंगों में लगाती हैं। तो वो तो आम इंसान तो ईंधन ही बन गया ना। तो वो उस ईंधन, बिल्कुल, बिल्कुल, उस ईंधन की तरह से इंसानियत को समझा जाता है। और ये मिलिट्री कॉम्प्लेक्स अमेरिका, ये पूरी दुनिया में इसी तरह से इंसानियत के कत्ल के लिए जिम्मेदार है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अगर अपनी तरफ से हथियार बनाते हैं तो जवाबी हथियार भी जो बन रहा है वो उसी वजह से बन रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब, आपने हमें वक्त दिया और आपने अपने तजर्बात, खास तौर पर एनवायरनमेंट का जो मसला है उसकी बात आपने उठाई। और आपने ये भी कहा कि कठपुतली की डोरी किसी के एक के हाथ में है, अमेरिका के हाथ में है, जो दुनिया की तबाही का ये चक्रव्यूह चला रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।